Hello students, today we will start our next chapter, chapter 5, unit 5, that is motion of system of particles and rigid body. Clear? मोशन स्टडी करेंगे किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो पार्ट मतलब वो सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एंड रिजिड बॉडी. रिजिड मीन्स एक फिक्स्ड बॉडी, रिजिड जो एक साथ चलती हो, लाइक अ वुडन ब्लॉक. जैसे मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, वुडन ब्लॉक जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो आपको टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो वो आपका क्या हो, कौन सा सिस्टम हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. क्लियर, वो आपकी रिजिड बॉडी होगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास. इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक नॉलेज है इसमें. क्लियर, बेसिक है इस चैप्टर का ये. क्लियर, सेंटर ऑफ मास, जैसे नाम से श्योर है, सेंटर ऑफ मास, पूरे मास का सेंटर. आपके पास कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उस पूरी बॉडी का वो वाला सेंटर जहां पर उसका फुली मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है. जैसे डेफिनेशन में भी है, द पॉइंट इन द सिस्टम where the whole mass of the system to be concentrated is called center of mass of the system. जैसे यहाँ पे एक बॉडी आपके पास, ठीक है, इस पूरी बॉडी का मास जो है आपके पास, जो आप चाहे वो राउंड शेप में है, चाहे वो स्क्वायर शेप में है, चाहे वो ट्रायंगल शेप में है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग आएगा. बट तो उसका इसके अराउंड वो वाला पॉइंट कहीं भी हो सकता है. ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर पर ही हो किसी भी बॉडी के. क्लियर, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है. तो वो वाला पॉइंट जहां पर उसका पूरा जो मास है, फुली मास कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ मास. दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सिस्टम पार्टिकल्स का स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग. क्लियर, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे किसी भी सिस्टम पार्टिकल्स का. फर्स्ट ए पॉइंट में हम सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. ठीक है, फर्स्ट ए पॉइंट में स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम दो पार्टिकल्स लेकर चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पार्टिकल्स ले लिए, ए और बी. ए का मास मान लो m1 है और दूसरे का क्या है, m2 है. ये स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग लेकर चले हैं. सपोज ये एक्स एक्सिस है. क्लियर, आप मीन्स कोई भी एक्सिस ले सकते हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन लेना है तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस ले लिया. ठीक है, ओ क्या है, ओरिजिन. ठीक है, अब जब किसी का भी हम पोजीशन निकालते हैं, किसी की पोजीशन निकालते हैं, तो वो हम उसके सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, सेंटर से उसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ए जो मास m1 है वो उसका सेंटर ओरिजिन से डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं. ठीक है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है आपके पास, x1 सपोज, और m2 का कितना है, x2. क्लियर, फ्रॉम द ओरिजिन. क्लियर, सपोज c हमने मान लिया कोई भी उसका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, जहां पर इन दोनों का मास क्या है, कंसंट्रेट कर रहा है. जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर पर ही हो, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है आपका. क्लियर, वही हमने कैलकुलेट करना है कि कहाँ पर है, कहाँ इन दोनों के बीच में उसका जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे लाई कर रहा है. क्लियर, सपोज हमने सी मान ली एज इज फॉर जस्ट फॉर कैलकुलेशन, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मान लो x है. क्लियर, कैपिटल x ले लिया. तो कैसे निकालना है दो पार्टिकल्स का, x that is equals to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. ठीक है, when particles are of equal masses, तो यहाँ पे हमने स्पेशल केस ले लिया है कि अगर जो दो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं a और b, इन दोनों को मास भी क्या है, सेम है. m1 is equals to m2, तो m लिख सकते हैं उसको, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर दी हमने इस ये वाले रिलेशन में. यहाँ पे तो m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर भी m, क्योंकि दोनों का मास सेम है जिसको हमने मान लिया m है. ठीक है, नीचे भी m1 प्लस m2 आ जाएगा आपके पास. इन दोनों में से m कॉमन है तो m कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m, दैट इज 2m. ठीक है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है, ये वाला जो रिलेशन है, कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, उनका जो मास एंड दोनों का जो मास है वो सेम है. ठीक है, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उनके सेंटर पर लाई करेगा. दिस इज फॉर जस्ट फॉर द इफ देयर मासेस आर सेम. क्लियर, अगर उनके दोनों मास सेम है तभी उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल उनके सेंटर पे लाई करेगा. तो यहाँ पे मीन आ रहा है ना, इसका डिस्टेंस x2, इसका डिस्टेंस x2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये इजी था बिल्कुल.
जस्ट इंट्रोडक्शन है। वही यहाँ पे हमने कहा है दैट है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस फ्रॉम द ओरिजिन is equal to the mean of their distances of two particles from the origin. clear? तो वही जो मैंने बताया वही है आपके पास कि अगर आपके दो पार्टिकल्स हैं उनका मास सेम है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल उनके सेंटर पर लाई करेगा, उनकी पोजीशंस के सेंटर पर लाई करेगा। क्लियर? उसके बाद हमने नेक्स्ट देख लिया फॉर पोजीशन वेक्टर्स के लिए पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, आर क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर होता है कि कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट पोजीशन ना दी हो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने 3D सिस्टम ले लिया है। क्लियर? मान लो ए जो है आपका एक पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और बी पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो सी जो आपका वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है आपका जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है ओरिजिन से r। यहाँ पर भी हम ओरिजिन से लेकर चलेंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, किसी का भी डिस्टेंस या फिर पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं वो कहाँ से करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे लिख लिया हमने r पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा इसका r कैपिटल R इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल लिया है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल केसेस ले लिए दो। सबसे पहले सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला तो सेम है कि अगर दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास कितना है m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, तो इसकी जगह पर ये वाले रिलेशन में हमने m1 और m2 की जगह पर m फिल कर दिया तो सिंपल आ जाएगा वही चीज जो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन वही आ जाएगा दैट इज r1 प्लस r2 अपॉन 2, मतलब उसके मिडल पर लाई करेगा। अब फर्स्ट क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट है, अब उन्होंने क्या कहा है इफ द ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स ये वाला ओरिजिन जो होता है ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस लाई एट द सेंटर ऑफ मास, कि अगर जो आपका रीजन है वो किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर लाई करे, ठीक है, तो उसका आर कितना हो जाएगा 0, ऑब्वियस है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो हम सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं जिसका हम निकाल रहे हैं ऑलरेडी हमें कितना दे ओरिजिन पर दे दिया उसका। ठीक है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है वो, तो ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं 0 0। ठीक है, तो ऑलरेडी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये वाली पूरी टर्म इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी 0, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल इजी था। स्पेशल केसेस के लिए अगर आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो रीजन पर लाई करता है। उसके बाद बी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो n पार्टिकल्स हैं, एंड इट मीन हम जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले सकते हैं मोर देन 2 3 भी ले सकते हैं, 4 5 सब टू अप टू सो ऑन मींस n आपकी कोई भी काउंटिंग हो सकती है, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड करता है। क्लियर? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें बताएंगे कि अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स दिए हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है 4 5 ऐसे। ठीक है, तो n पार्टिकल्स है, सपोज कर लो कोई भी नंबर हो सकता है n आपका, तो उसमें सिंपल वही चीज x जो आपका सेंटर में जैसे 2 पार्टिकल्स के लिए लिखा था हमने, क्लियर, m1 x1 प्लस उसी का मास उसी का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन प्लस अप टू सो ऑन mn xn जितने भी पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस ऑफ दैट पार्टिकल्स, सबका मास कैलकुलेट कर लिया दैट इज m1 प्लस m2 प्लस अप टू सो n अप टू mn प्लस mn। ठीक है, उसके बाद हमने समीशन यूज की है। ठीक है, लोअर क्लासेस में जैसे आपने समीशन ऑलरेडी पढ़ रखी है कि समीशन जो होती है आपकी वो कब यूज होती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि सम फॉर्म है और उनकी सिमिट्री भी बन रही है। जैसे यहाँ पे भी सिमिट्री बन रही है, यहाँ पे m1 x1 है, यहाँ पे m2 x2 है, अप टू मतलब यहाँ पे m3 x3 आ जाएगा, अप टू mn xn आ रहा है, मतलब सिमिट्री बन रही है ना 1 2 3 4 5 ऐसे कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो यहाँ पे उसको हम एक सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं दैट इज समीशन। कि समीशन जो आता है वो सम की जगह पर यूज होता है, समीशन ऑपरेटर में यूज होता है। ठीक है, तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स का समीशन सम करना है सॉरी, तो उसको हम सिंपल वे में समीशन यूज कर लेते हैं। जैसे समीशन, अब यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले लिया, मैंने i ले लिया, ठीक है, जैसे 1 2 1 1 यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे n n है, सेम आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी मैंने सेम ले लिया mi xi। ठीक है, तो i की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक लाई कर रही है n तक लाई कर रही है, ऐसे लिखते हैं। नीचे आपके पास सिर्फ एक ही है m1 m2, तो उसको भी डायरेक्ट लिख लिया हमने समीशन m
आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक लाई कर रही है, ठीक है। सिमिलरली हमने फॉर पोजीशन वेक्टर के लिए सेम लिख लिया ऐसे ही, ठीक है, m1 r1 m2 r2 अप टू सो ऑन, फिर समीशन की फॉर्म में लिख लिया। सेकंड केस जो x इक्वल्स टू 0 किया हुआ है, वही कंडीशन है जो हमने यहाँ पे ली थी कि अगर आपका जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास जो है आपका पर लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0 0, तो r कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 फॉर 2 डायमेंशन एक्स वाई और फॉर 3 डायमेंशन 0 0 0, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 फिल कर दी तो ये वाली टर्म ऊपर जाकर 0 हो जाएगी, तो ये वाली कितनी इसके इक्वल आ जाएगी 0 के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे r की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर रीजन पर लाइक करेगा तो ये ऊपर जाकर 0 हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू 0, मतलब इसमें यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल 0, उसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें समीशन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है और जो i की वैल्यू है वो आपकी 1 से लेकर n तक लाइक कर रही है, मतलब सम की फॉर्म में, यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे ना, m1 r1 प्लस m2 r2, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स आगे भी हो n तक तो उसको हमने समीशन की फॉर्म में, सेम रिजल्ट बन जाएगा ना इन दोनों केसेस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।